राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय विद्या केंद्र के प्रख्यात शिक्षाविद, साहित्यकार, आलोचक, कथाकार, फिल्म लेखक, राजस्थान से आदरणीय डॉक्टर संदीप अवस्थी जी, जिनकी अब तक विभिन्न विषयों पर 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और देश के अनेक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें सादर नम्रता पूर्वक आदरणीय संदीप अवस्थी सर। तो सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और हमारी अपनी हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन और उसके संस्थापक या अध्यक्षा पुष्पिता अवस्थी जी, इस सत्र के मेरे साथी अतिथि वक्ता सुधीर शर्मा जी और विश्वविद्यालय परिवार के रजिस्ट्रार साहब, और साथ ही पूरे देश और विश्व से मैं देख रहा था फेसबुक, यूट्यूब और हमारे गूगल मीट पर लगभग देश विदेश से 700 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। तो मैं अपनी बात जो मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा और उससे अलग जाकर के सकारात्मक मोड से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पुष्पिता जी ने, मेरी बहुत अच्छे संपर्क हैं उनसे, और अभी अभी सुधीर जी ने जो बातें, जो वक्तव्य कही, उस पर मैंने गौर किया तो बड़ी यथार्थपरक तो बातें हैं, लेकिन वो बातें सार्वभौमिक नहीं है। वो बातें सब स्थितियों पर, सब परिस्थितियों पर, देश काल पर और सब राज्यों पर लागू नहीं होती। उनके अनुभव रहे होंगे, अपने अपने होते हैं हर एक इंसान के। उस आधार पर जो उन्होंने बात रखी और जो एक तस्वीर बनती है कि हम लगभग कहा जाए कि घटाटोप अंधेरे में बैठे हुए हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा जो किंचित मात्र भी अनुभव रहा, और वेद पढ़ने के कारण हो, दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं मैं, साहित्य में मेरा काम रहा है, देश में मुझे जाने का अवसर मिला है, मैं बताना चाहूंगा कि चाहे विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वहां पर शिक्षा के 2-4 हम अब उदाहरण छोड़ दें, बल्कि अधिकतर जगह पिछले 7-8 वर्षों से, बल्कि मैं कहूंगा 6 वर्षों से बाकायदा शिक्षण प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन आया है। कक्षाएं अब खाली नहीं रहती। एक बात, जो उदाहरण 1-2 आए उसमें मैंने गौर किया कि जो मातृभाषा वाला फॉर्मूला है, उसमें हमारे मेरे प्रिय मित्र हैं वामपंथी लोग, हालांकि मैं वामपंथी नहीं हूं, तो वामपंथियों ने बड़े जोर शोर से मातृभाषा में शिक्षा के विरोध में धरना दे दिया था मनमोहन सिंह जी के समय, कि मातृभाषा में तो शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए, इससे व्यक्ति या बच्चा अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने कस्बे से बाहर उन्नति कर ही नहीं पाएगा। ये कहकर के उन्होंने उसको कंडेम कर दिया। नई शिक्षा नीति में वो सुझाव लिए गए, उसको जोड़ा गया और उस पर काम किया गया, तो अब ये प्रस्ताव इसमें आया। अब मैं इसमें जो अपनी बात कहना चाह रहा हूं, जोड़ना चाह रहा हूं, मैं इसमें 10 मिनट लूंगा, क्योंकि अध्यक्ष हूं तो मेरा जिम्मेदारी बनती है सत्र समय पर भी पूरे हों। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति में सबसे प्रखर और अच्छी बात वो ये है, उसमें अब तक के, चाहे वामपंथियों ने दिए हों, विपक्षियों ने दिए हों, अन्य लोगों ने दिए हों, शिक्षाविद के सुझाव एक सम्मानीय स्तर के सकारात्मक सोच के हुए, उन सब को लिया गया, उस पर चर्चा की गई और उसके आधार पर विगत 4-5 वर्षों की मेहनत के बाद ये शिक्षा नीति लागू की गई। इसके मुख्य बिंदु बता दिए हैं वक्ताओं ने, फिर भी मैं एक मिनट में कह दूं। एक, जो प्रारंभिक शिक्षा में उस पर अभी आ रहा हूं, हमारी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन के स्तर से ये सुविधा दी गई कि एक ही व्यक्ति या एक ही वक्ता या एक ही शिक्षार्थी 2 कोर्स एक साथ कर सकता है। नौकरी की करने के साथ साथ अपनी एकेडमिक कोर्स भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये सुविधा दी शोध कार्य के लिए वो गंभीरता पूर्वक विचार कर सकता है। और मैं ये बताना चाहूंगा पुष्पिता जी को भी और पूरे देश और विश्व को भी कि भारत सरकार ने विगत 4-5 वर्षों से यूजीसी के माध्यम से जो लोग भी
जेआरएफ क्लियर करते हैं पीएचडी के लिए, उनकी शोध छात्रवृत्ति 35 से 45 हजार रुपया महीना कर रखी है। 45 हजार रुपया हर महीना उनको मिल रहा है अगले 5 सालों के लिए। और इसका सीधा सीधा दुरुपयोग अभी 1.5 साल पहले तक जेएनयू में देखने को मिला था, जहां पर काउंसिल बदली नहीं थी, पुराना सिस्टम चल रहा था और 7-7, 8-8 साल से 30-30 वर्ष की उम्र तक हो चुके लोग पीएचडी के नाम पर छात्रवृत्ति ले रहे थे और उन्होंने कोई भी काम प्रस्तुत नहीं किया था, उसको रोका गया है। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है और जो नई शिक्षा नीति है वो पूर्णतया स्वदेशी ही नहीं, साथ में हमारे बालकों को, युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की बात कहती है। मेरे भारत में आप यकीन करेंगे, आपका भी भारत, सबका भारत है, अद्भुत बेहतरीन प्रतिभाएं हैं यहाँ पर। हम जड़ों से जुड़ाव और जल, जीवन, जंगल के साथ साथ जागृत रहने वाले लोग हैं। शकुंतला देवी मशहूर गणितज्ञ, आपको आश्चर्य होगा जब मैंने भी उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी और फिल्म देखी, मात्र 8वीं पास थी और पूरे विश्व में उन्होंने गणित का डंका बजाया और एकमात्र गणित के शिक्षण और उसके प्रशिक्षण से अरबों रुपए कमाए, जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है, जो भारत सरकार को बाकायदा टैक्स के माध्यम से लाई गई। दूसरी बात, आपने पढ़ा होगा अखबार में एक बुधिया नामक बालक के बारे में, जिसने बिना रुके घंटों दौड़ लगा करके 16 से 32 किलोमीटर की यात्रा दौड़ अपनी धावक के रूप में पूरी की, मात्र 10 से 12 वर्ष की अवस्था। रामन पिल्लई, जिन्होंने पेट्रोल बनाया जड़ी बूटियों से, देसी जड़ी बूटियों से, और बाकायदा उससे गाड़ी, ट्रैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाकर दिखाए। ये वो उदाहरण है जो भारतीय संस्कृति से आए। अब समझिए ये कहां से आए। ये सब कुछ हमारे अनुभवों से, हमारी जड़ी बूटियों से, हमारे जड़ों से आया। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं, आपने एक बालक देखा होगा जो मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही संस्कृत के सभी वेद ग्रंथ पढ़ चुका है, धारा प्रवाह संस्कृत बोलता है और 11 वर्ष की उम्र में ही वो वेद पारंगत है। ये अभी 1.5 साल पहले की बात है, हर टीवी चैनल पे वो आया था। उसको उसकी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने वजीफा दिया है और उसकी आजीवन, जब तक वो योग्य नहीं बन जाता, वयस्क नहीं हो जाता, उसकी शिक्षा दीक्षा प्रबंधित किया है। ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। तो इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पे आए, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विवरण देखिए। वहां का बालक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए जानता है कि किस वक्त कौन सी फसल होती है, किस फसल में क्या क्या खतरे होते हैं, आम किसान समझता है, जानता है। उसके बालक बालिकाएं, क्या वो शहर के बच्चों से अलग हैं? क्या वो इस भारत के निवासी नहीं? तो नवीनतम शिक्षा नीति में उनका विशेष ख्याल रखा गया। कौशल के साथ शिक्षा व्यवस्था, जिसमें कहा गया है प्रथम शिक्षा मातृभाषा में हो और व्यक्ति उसके साथ साथ, बालक उसके साथ साथ अपने कौशल का भी विकास कर सके। और कौशल में मुझे कईयों ने कहा है व्हाट्सएप पर या मेल पर, यही मात्र नहीं आती, इसके अलावा कलाएं भी आती हैं, नृत्य है, संगीत है, गायन है, खेलकूद, अच्छे खिलाड़ी हैं। उस कौशल नीति का विस्तृत अध्ययन आगे होगा, मूल्यांकन होगा। मुझे जो अवसर मिला मैंने किया। उस कौशल नीति में खेलकूद के बारे में भी प्रावधान है, यानी आप अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी अभिरुचि को विकसित कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस की हो, छोटे छोटे रोजगार की हो, हस्त कौशल की हो, हस्तशिल्प की हो, नृत्य की हो, गायन की हो, गायन संगीत की हो, वोकल भी, यानी कहते हैं उसको वाद्य यंत्र वाला भी, और आपका गद्य वाला भी, जो आप कंठ से गाते हैं। उन सब को, मतलब जितनी भी आप भारतवर्ष में अपना मूल कौशल, अपनी योग्यता पाते हैं, उसको विकसित करने का अवसर ये शिक्षा नीति देती है। और साथ साथ आपको एक शिक्षा के क्षेत्र में मात्र क ख ग या अ ब स या ABC या कलम ज्ञान नहीं, वो आपको पूर्णतया एक विश्वव्यापी वह नागरिक बनाती है जो वैदिक काल में था, जो उस समय था,
उस संस्कृति में था तो सर्व योग्य था। और याद रखिए, अभी शिक्षकों की बात आई कि पीएचडी वाले वो हैं, तो मैं ये जवाब दे चुका हूं। और हमारी पुष्पिता बहन मित्र हमारी विदेशों में रहती है, वो ये नहीं जानती थी संभवतः कि स्कॉलरशिप 8,000 रुपए हटे हुए काफी समय हो गया है। तो एक जो उनका शिकायत भी थी और भावनापूर्ण ढंग से उन्हें बात रखी थी कि हमारा पीएचडी का स्कॉलर धीरे 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 भटक जाता है या मिसगाइड हो जाता है, तो उसका जवाब हल भारत सरकार ने निकाल दिया है। उसे इवन विवाह तक वो कर सकता है, पीएचडी करने के दौरान उसे पर्याप्त स्कॉलरशिप मिलती है हर जाति को, केवल और केवल वंचित तबके कोई नहीं, जो भी जीआरएफ क्लियर कर रहा है उसको पर्याप्त मिलती है। मैं वापस इस पे आ रहा हूं कि इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कौशल विकास के अलावा, वो है हमारे जीवन मूल्य, सुदृढ़ वैचारिकी और साथ साथ हमारे भारतीय वाङ्मय की उपाधि देता है उसके लिए भी प्रावधान है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें आगे जाकर के आप अपना भविष्य, अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें यह भी आऊंगा कि दूरगामी नीति में ये पूर्णतः ध्यान रखा गया है कि अकादमिक शिक्षा के साथ साथ प्रारंभ में ही कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुकूल, मान लीजिए किसी के माता पिता बचपन से ही तय कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाना है, उसकी योग्यता देखते हैं। और आप याद रखें, जो अवस्था 1 साल से 8 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कहावत है ना, होनहार वीरवान के होठ चीखने पात। तो चीखने का अर्थ यह है उसकी योग्यता, उसकी क्षमता दिख जाती है। कितना ही अच्छा हो और हो रहा है, होगा कि हम उस क्षमता को देखते हुए ही माता पिता, अभिभावक, शिक्षक उस बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार कोर्स में पढ़ाई के साथ साथ जो सीख सके, योग्यता रुचि, उसमें प्रवेश दिलाते हैं। उससे बाकायदा काम होता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हर उस जगह, चाहे स्कूल प्राथमिक हो चाहे विश्वविद्यालय हो, सहज सुगम पुस्तकालय होने चाहिए। मैं ऑक्सफोर्ड, आपका कैम्ब्रिज की बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं। जिस विश्वविद्यालय में मैं काम कर रहा हूं, वहां पर हमने हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पुस्तकालय बना दी। हिंदी विभाग हो, दर्शन विभाग हो, पर्यटन एंड टूरिज्म संस्कृति हो, या आपका ज्योग्राफी विभाग हो, कोई सा भी हो, मेन पुस्तकालय बिल्डिंग बड़ी है ही, वहां से शोध की सुविधा है, किताबों की सुविधा है। इसके अतिरिक्त हर विभाग से आपको अपनी लाइब्रेरी ओन बनी हुई। मैंने वहां ये और शुरू करवा दिया था कि हर विद्यार्थी सप्ताह में एक किताब लेकर के जाए, और हर 2 हफ्ते के अंतराल में एक, इसे हम कहते हैं सेमिनार, एकेडमिक सेमिनार, जब वो बीए में या एमए में होते थे, एमफिल में होते थे, और वो विद्यार्थी जब मुझे आज मिलते हैं जो पीएचडी कर चुके, लेक्चरर लग चुके, वो कहते हैं सर, वो जो वर्कशॉप आपने हर हफ्ते लिए, 2 हफ्ते में एक बार लिए, सेमिनार कराए, हर सेमिनार में एक बाहर का विद्वान में बुलाता था, उससे हमें इतना फायदा हुआ कि हम पीएचडी में मेहनत कर सके और नए नए विषयों पर पीएचडी कर सके। अंतिम 2 मिनट में मैं कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ इस शिक्षा नीति में, और जो नई शिक्षा नीति स्वावलंबी भारत को बनाने के लिए है, उसमें आपके साथ समस्त जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसकी समस्त कलाओं और विधाओं की भी सुविधा है। रचनात्मक लेखन में रुचि रही है। मैं चाहूंगा कि कई विश्वविद्यालयों में क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन, इसमें कविताएं, कहानियां, लेख लिखने और उसके माध्यम से भी एक अपना भविष्य बनाने की भी योजना होनी चाहिए, खुलनी चाहिए कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में। साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, यदि हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी, जो आप देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके लिए भी प्राथमिक स्तर पर ही जुड़ जाते हैं, तो हमारे लिए ये एक बेहतरीन कार्य होगा। और साथ में पर्यटन का विकास हो, और जो हमारा हस्तशिल्प है मध्य प्रदेश में कई स्थान है, कंदरिया महादेव मंदिर है, चाहे खजुराहो हो, चाहे हम्पी साउथ के अंदर हो, उस तरह के लिए भी हमें तैयार रहना है। और हमारी पीढ़ी में इसके अच्छे शिक्षक उपस्थित हैं, अच्छे विद्वान उपस्थित हैं, और साथ साथ
कई बालक बालिकाओं में इसके भी जैविक कह लीजिए, प्राकृतिक कह लीजिए, या पूर्वजों के संस्कार कह लीजिए, इसके गुण, इसके जीन्स होते हैं। तो हम इस पर भी और कहना चाहूंगा कि अभी अभी हमने दो एक बातें देखी, भविष्य में इसकी आलोचना भी करने वाले शुरू हो जाएंगे। ये वह लोग हैं, मैं बताना चाह रहा हूं देश और विदेश के हमारे भारतीयों को, कि वह लोग हैं 31 जुलाई जब नई शिक्षा नीति सामने आई, तो 30 जुलाई तक वह लोग इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि शिक्षा पद्धति जो चल रही है बेकार है, ये बेरोजगारी बढ़ाती है, इसमें हुनर और कौशल के लिए तैयार नहीं किया जाता, ये पढ़े लिखे मजदूर पैदा कर। 30 जुलाई तक विगत 15-20 वर्षों से और 6 वर्षों में तो बहुत ज्यादा वो लोग आलोचना कर रहे थे। निश्चित रूप से मोदी सरकार ने, रमेश पोखरियाल निशंक जी की पूरी टीम ने और एचआरडी मंत्रालय ने इस पर कार्य किया, और जो आलोचना कर रहे थे, अब जब वो सब बातें मिटा दी गई, हल कर दी गई, तो मैं देश और विश्व बताना चाहता हूं, व्यर्थ में वो एक प्रोपेगेंडा करेंगे, कुछ झांसे में नहीं आना कि अब ये कर दिया है। तो ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहिए। जब जो चीज नहीं होती है तो उसकी बुराई करते हैं, और जब वो चीज सरकार बरसों की मेहनत के बाद, विद्वानों के विचारों और सुझावों के बाद, कई ड्राफ्ट बनाने के बाद लागू करती है, पूरे देश के लिए लागू करती है, उसकी आलोचना करती है। वो गिनती के 0.001% लोग हैं, उसके झांसे में आपको नहीं आना चाहिए। अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो शिक्षा नीति है, कौशल के साथ विकास, निसंदेह कि भारत को बहुत जल्द, जैसे ही इसका पहला बैच निकलेगा 4-5-6 साल बाद, विश्व के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर खड़ा कर देगी, जहां हम अपने हुनर, अपने कौशल, अपनी लोक संस्कृति, स्वावलंबन के साथ साथ तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे मयार पे होंगे, बहुत ऊंचाइयों पर होंगे। मैं कहना चाहूंगा और सरकार को बधाई देना चाहूंगा, इसमें हिंदी साहित्य के लिए, दर्शन के लिए, वेद के लिए, ज्योतिष के लिए, पर्यटन के लिए, तकनीक के लिए और गांव के आदिवासी किसानों के बच्चों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और बहुत जगह है। अंत में मैं एक अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र, ये अटल जी का भी सपना रहा है और देश का भी सपना रहा है, हर महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में होना चाहिए। उस भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र के अंतर्गत दर्शन, हिंदी साहित्य, हमारी प्राचीन संस्कृति, वैदिक साहित्य और इसके साथ साथ मीडिया और पर्यावरण सबको मिलाकर एक केंद्र बने, भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र। इस पे अध्ययन हो, शोध हो।